In 1911, Rutherford proposed that the negatively charged electrons surrounded the nucleus of an atom. जो हमारा टॉपिक है वो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अच्छा, जिस तरह से हमने पहले स्टार्ट किया थॉमसन एटॉमिक मॉडल से और उसको हम प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है, इसी तरह से रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो था वो लाइक इस तरह से था कि जिस तरह से प्लैनेट सिस्टम पूरा चल रहा है, इसको इसने रिजेम्बलेंस दिया था बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की वर्किंग इसी तरह से। अच्छा, आप लोग को पता भी है और नॉलेज के लिए भी कि बोहर इज़ एक्चुअली द स्टूडेंट ऑफ रदरफोर्ड एंड बोहर वर्क इन रदरफोर्ड लेबॉर्ट्री, यानी कि उसी की लैब में वो काम करे थे। इसके बाद बोहर एटॉमिक मॉडल आया था और जो फेलियर थे इसके। अच्छा, इसकी थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, रदरफोर्ड थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, बट बिकॉज ऑफ दी वन रिजल्ट रदरफोर्ड मॉडल इज़ मतलब ट्रीट एज अ क्लासिकल मॉडल, यानी कि एक रिजल्ट की वजह से इसका मॉडल जो है वो क्लासिकल मॉडल होता है और वो रिजल्ट हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, इनके मुताबिक अगर एटम का मास हर जगह मतलब हर जगह स्कैट फैला हुआ है, जैसे कि लाइक अगर हम ये मैंने पिक्चर वही प्रीवियस बनाई हुई है थॉमसन मॉडल के हिसाब से, पॉजिटिव यहाँ पे जस्ट शो किए ताकि रिजल्ट बताने के लिए कि ऐसा नहीं है जैसा उन्होंने कहा था। अच्छा, वो कहते हैं कि अगर एटम का रिजल्ट मास हर जगह फैला हुआ है तो इनके मुताबिक हर तरह की आपको क्या मिलनी चाहिए, स्कैटरिंग मिलनी चाहिए। क्यों? एज ऑल ऑफ यू नो दैट अल्फा हैव 2+2 पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं। और अगर इनके मुताबिक जैसे कि थॉमसन ने कहा था कि मास हर जगह पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, स्कैटरिंग होनी थी। हालांकि हमें इस तरह का रिजल्ट मिलता है। हमें सिर्फ जो स्कैटरिंग हो रही थी यानी कि स्कैटर्ड करके इलेक्ट्रॉन जा रहा था तो वो एक सेंटर पार्ट में जा रहा था, जिससे उन्होंने पूरी थ्योरी निकाली थी, मतलब डिस्कस की थी। अगर कहते हैं कि थॉमसन के इफ़ेक्ट मानते हैं तो हमें इस तरह का बिहेवियर नहीं मिलता, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नो डाउट आप लोगों को पता है, तो हमें इस तरह का बिहेवियर मिलता हर जगह से। तो ये कहते हैं कि स्कैटरिंग मतलब हमें हमें हर तरह की स्कैटरिंग मिलती, लेकिन ऐसा नहीं है। जबकि अल्फ़ा पार्टिकल सिर्फ नियर टू न्यूक्लियस आएगा तो स्कैटरिंग होती, स्कैटर्ड मतलब टकरा के वापस पलट जाएगा, स्कैटरिंग होगी। बल्कि वो कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट बैक होता है। जब अल्फ़ा चार्ज जब आता है तो कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट बैक होता है, क्योंकि इसके जो न्यूक्लियस में है उसमें बहुत बड़ा मास मौजूद है, यानी कि सारे के सारे जो प्रोटॉन हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। ठीक है, देखिए यहाँ से सिचुएशन क्लियर है। अल्फ़ा पे डबल पॉजिटिव चार्ज होता है और वो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल कर रहा है, तभी वो कम्प्लीटली क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। सही। और जो उसके नियर से गुजरेंगी पॉजिटिव, जब वो नियर्स की पॉजिटिव के नियर से गुजरेंगे तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, जब नियर से यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से जा रही है तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और हमें इस तरह का बिहेवियर मिलेगा जब इसके नियर से न्यूक्लियस के नियर से गुजरेगी। तो यही बिहेवियर इधर ड्रॉ किया और बताया गया है कि अगर थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल होता तो ये इस तरह का बिहेवियर हमें जो मिल रहा है ये नहीं मिलता है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता तो हमें हर तरह की इसमें क्या मिलती, स्कैटरिंग मिलती, जो ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमें हर जगह यहाँ पे डेविएशन मिलती, डेविएट कर जाता। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मास ऑफ द एटम नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी होल एटम, जो उसका मास है पूरे के पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। लेकिन मतलब इनकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थी और आपको सबको पता है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज़ एम्प्टी, और जो सेंटर में मास जो है ज़्यादातर वो सेंटर में लाया कर रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला था इनकी थ्योरी से मुताबिक के बकौल रदरफोर्ड के, कि द रेवोल्यूशन ऑफ द रिवॉल्व जो कर रहा है ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल, वो स्टेबल नहीं है, वो कंटिन्यूसली एनर्जी, इनके बकौल इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी क्या कर रहे हैं, एमिट कर रहे हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेट, ड्यूरिंग एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी। कोई भी पार्टिकल अगर एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, एक एक्सेलरेटिंग पार्टिकल कंटिन्यूसली अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या कर रहा होता है, एमिट कर रहा होता है। और जब वो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगा तो वो एज अ स्टेबल पार्टिकल नहीं कहलाएगा। जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है तो कंटिन्यूसली अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करेगा, एमिट करेगा, तो वो स्टेबल नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे केस है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब हेयर यू ट्रीट इलेक्ट्रॉन एज अ एक्सलेटिंग पार्टिकल अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी कंटिन्यूसली मैक्सवेल, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल जब एक एक्सलेटिंग पार्टिकल रिवॉल्व करता है तो अपने अंदर से कंटिन्यूसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या करेगा, एमिट करेगा, लाइक स्पायरल, ये इस तरह की सिचुएशन होगी। और एनर्जी लॉस करते करते लूज़ करते करते ये फाइनली न्यूक्लियस के अंदर आके गिर जाएगा और एक छोटे से विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम, मतलब एक नैनो सेकेंड में, बहुत कम टाइम में ये एटम का स्ट्रक्चर सारा क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा एटम। ठीक है, अगर ऐसा है, इस तरह से होगा तो एटम वुड बी हाईली अनस्टेबल एंड हिज नो मैटर एग्जिस्ट, कोई मैटर ही का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, क्योंकि एटम ही डिस्ट्रॉय हो गया, ख़त्म हो गया।
इन दी फॉर्म दैट वी नो दैट, अच्छा इस तरह से कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे कंटिन्यूसली, अपनी एनर्जी क्या करेगा, लूज़ करेगा, फाइनली एटम के अंदर आके न्यूक्लियस के अंदर आके गिर जाएगा। अच्छा दूसरी बात थी, ये इनका एक फेलियर था, अदरवाइज़ इनका पूरा मॉडल एक्सेप्ट, मतलब अगर बोहर की भी बात करें, वो जो इनके स्टूडेंट हैं वो इनके मॉडल को बहुत कह लें कि मानते थे या बहुत समझते हैं, अंडरस्टैंड करते थे कि रदरफोर्ड मॉडल जो है बहुत ठीक है। लेकिन जो इसकी फेलियर था वो वन ऑफ द मेन फेलियर इज़ दैट इन्होंने क्लासिकल मॉडल लेते हुए तो मैक्सवेल के हिसाब से कि एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन एक एक्सेलरेटिंग पार्टिकल है तो कंटिन्यूसली अपने अंदर से एनर्जी इमिट करेगा, जब एनर्जी इमिट करेगा तो वो फाइनली न्यूक्लियस में गिर जाएगा। दूसरा, एज इलेक्ट्रॉन स्पेरल इनवर्ट देयर एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी वुड चेंज कंटिन्यूसली, ये मुसलसल अब कम नीचे जाता जा रहा है, नीचे जाता जा रहा है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होगी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कंटिन्यूसली चेंज होगी। इसका मतलब जो इसके अंदर से एनर्जी इमिट होगी तब कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही तो एनर्जी जो इमिट होगी आपके पास वो कंटिन्यूस होगी। हालांकि ऐसा नहीं है, अभी तक हम चेक कर चुके हैं, देख चुके हैं, फिर एनर्जी इमिट हो रही है वो डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी इमिट हो रही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एनर्जी इमिट दस दे वुड इमिट अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इन कॉन्ट्रास्ट टू लाइन स्पेक्ट्रम एक्चुअली ऑब्जर्व, यानी कि अगर हम देखें कि अभी तक हम देख चुके हैं कि हमें लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व हुआ है स्पेक्ट्रोस्कोपी तो पूरी एक टेक्निक यानी कि स्पेक्ट्रोमीटर अपैरेटस है, उसकी मदद से हमने ऑब्जर्व लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि एटम के अंदर हमेशा लाइन स्पेक्ट्रम होता है, तो हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिला मतलब हमें डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिला, ना कि कंटिन्यूस। अगर इनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन मुसलसल रिवॉल्व कर नीचे आता रहेगा तो कंटिन्यूसली इसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, ना कि सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है, इट्स मीन दे इमिट कंटिन्यूसली एनर्जी, और जो कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करेगा आपके इस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए था। हालांकि हमारे पास कौन सा स्पेक्ट्रम आ रहा है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम आ रहा है। तो दीज आर दी मेन फेलियर्स कह लें आपके पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के। अदरवाइज इसका जो मॉडल के जो मेन पोस्टुलेट है वो अभी तक एक्सेप्टेड है।